नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीसी में स्वागत है। आज तारीख है 10 मार्च 2026 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज के वीडियो हम लोग क्या सब पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो एक टॉपिक देखेंगे वो है आज के इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जिसमें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के एंड सिक्किम गवर्नमेंट के पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं बल्कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट की बात की गई है। बहुत ही सुंदर आर्टिकल है, वो आपको पढ़ना चाहिए, उसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो एक और टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो है अपोजिशन ने, भारत की जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं हमारे, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है। मतलब उन पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की बात की गई है। तो इस टॉपिक को ज़रा हम लोग देखेंगे डिटेल में कि ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर क्यों इम्पीचमेंट लाया जा रहा है। इसके अलावा एक और टॉपिक देखेंगे हम लोग कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का एक एआई बेस्ड सिस्टम था अनावरण, इसको बंद कर दिया गया। ये रियल टाइम ट्रैकिंग करता था वनों की कमी को, वनों की कटाई को, इन सभी चीज़ों को, लेकिन इसे बंद किया गया है। तो इसे ज़रा हम लोग डिटेल में देखेंगे। हेडलाइन देखिए क्या है। कल हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं उन्होंने सदन में बयान दिया है कि भारत के कुछ कंसर्न है इस युद्ध को लेकर के। एक है कि भारत चाहता है कि उसके डायस्पोरा सुरक्षित रहें और एनर्जी सिक्योरिटी हमारी बनी हुई रहे, और इसके साथ साथ उन्होंने वही बयान जो देते आए हैं दे दिया कि भारत चाहता है कि युद्ध ना हो और डायलॉग के जरिए बात हो। लेकिन इतने बड़े रीजनल तौर पर होने के बावजूद, दुनिया की चौथी बड़ी हमारी इकॉनमी है, हम दुनिया के सबसे बड़े आर्म फोर्स वाले देशों में से एक हैं, हर तरफ से हम सबल हैं, लेकिन उसके बाद भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में या उसमें हमारी कोई भी भूमिका नहीं दिखती है, शून्य भूमिका दिखती है। आई डोंट नो वो क्या रीज़न है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ऐसा ही है। तो इस टॉपिक को आज हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि इरेलेवेंट है ये, इसमें कुछ भी खास नहीं है आपके लिए, बकवास टॉपिक है ये। ईरान के नए खामनेई बनाए गए सुप्रीम लीडर बने हैं। कौन है? तो खामनेई के सन हैं, जो इससे पहले खामनेई थे उनके पुत्र हैं, जिनका नाम क्या है? इनका नाम है मोजिताब खामनेई नाम है इनका। 56 साल की उम्र में इन्होंने ये पद ग्रहण किया है, और बस इनके बारे में यही है। शुरू करते आज का टॉपिक। सबसे बड़ी चीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो टॉपिक से पहले ये जो इनको बनाया गया है ना, ये अमेरिका और इजराइल के लिए एक बहुत ही बड़ा चुनौती बन गया है कि ईरान नहीं झुक रहा है। वो चाहते थे कि अयातुल्ला खामेनेई को मारने के बाद ईरान झुक जाएगा, वहाँ पर रिजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं प्रतीत हो रहा है। और इस युद्ध में स्पष्ट तौर पर ईरान की जीत होने वाली है, क्योंकि अमेरिका के पास में कोई और ऑप्शन है ही नहीं। एक ऑप्शन बचा हुआ है जिसकी ओर सीरियसली तरीके से सोचा जा रहा है। आपको डर भी लग सकता है वो ऑप्शन सुन करके। इजराइल और अमेरिका आने वाले समय में न्यूक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं ईरान को झुकाने के लिए, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार ही नहीं है। और ये सीरियसली इस ऑप्शन की ओर सोच रहे हैं, क्योंकि ईरान नहीं झुक रहा है, वो कन्वेंशनल वॉर लड़ ही नहीं रहा है। वो वैश्विक संकट खड़ा कर दिया अमेरिका और इजराइल के समक्ष, जिससे अमेरिका और इजराइल के ऊपर में दबाव ज़्यादा पड़ रहा है कि आप हॉर्मुज के जो जल संधि है उसे खुलवाइए, ताकि दुनिया में वित्तीय संकट ना हो, इकोनॉमिक रिसेशन के दौर में चली जा सकती है दुनिया, इस प्रकार की स्थिति बन गई है। तो इसलिए ईरान नहीं झुकने वाला है, ये भी संकेत दे दिया गया है इनको खामनेई के पद पर बिठा करके, ठीक, सुप्रीम लीडर जो बने हैं। इसमें एक और मैसेज है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि जो अब सुप्रीम लीडर चुना जाएगा उनको चुनने की प्रक्रिया मैं शामिल होऊंगा। तो ये प्रक्रिया में उनको शामिल नहीं किया गया, तो ये भी उनको एक धक्का पहुंचा है। तो आने वाला समय और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है अगर ये युद्ध इस वीक में नहीं रुकता है। तो देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अचीवर ग्रुप फुल फ्लेज में चल रहा है, बिल्कुल कई सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़िएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा अभी से। 60 दिन कम मिले हैं 72 बीपीएससी बच्चों को, 71 की तुलना में 60 डेज़ कम मिले हैं आपको। 26, 27 सितंबर, 30 सितंबर को एग्ज़ाम होता था, वो जुलाई में ही हो रहा है।
तो इसलिए जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस शुरू कर लेंगे, डेली 1 घंटा बाकी पढ़िए आप, उतना बेहतर रहेगा। व्हेन द स्टेट पेज फॉर बेबीज़ सम लेसन फ्रॉम सिक्किम, ये इन्होंने कहा है कि सिक्किम से हमें कुछ कुछ सीखना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने आंध्र प्रदेश में जो पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी लाई जा रही है, इससे भी इन्होंने सीखने की बात की और बताया है उसको डिटेल में। ये SY कुरैशी हैं, ये इससे पहले भारत के काफ़ी पहले ये मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। जब राज्य बच्चों के लिए भुगतान करता है सिक्किम से कुछ सबक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा करने वाले जोड़ों के लिए 25,000 रुपये के नगद प्रोत्साहन का प्रस्ताव दिया है कि आप अगर सेकेंड या थर्ड बेबी करते हैं तो आपको 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये पॉपुलेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं अब। इसी को क्या कहा गया है? पॉपुलेशन मैनेजमेंट। समझेंगे मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में अंतर को हम लोग डिटेल में समझेंगे। लेकिन ऐसी क्या स्थिति बन गई है कि सिक्किम हो, आंध्र प्रदेश हो, या इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे राज्य हैं, दक्षिण के कई सारे ऐसे राज्य हैं जो लो फर्टिलिटी को फेस कर रहे हैं। अब 100% यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिएगा। लो फर्टिलिटी को फेस कर रहे हैं, जिसके कारण से आने वाले इस भविष्य को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि बच्चे के जो फर्टिलिटी रेट होता है माताओं का, उसको बढ़ाया जाए, बच्चे ज़्यादा पैदा हों, जिससे क्या हो भाई, एक प्रकार का पॉपुलेशन पर कंट्रोल ना लग करके एक सही पॉपुलेशन बना हुआ रहे। ठीक, जापान वाली स्थिति ना हो जाए। तो क्या ऐसा कंडीशन बन गया था आंध्र प्रदेश का? क्या कारण है कि ऐसा किया गया है? तो ज़रा ध्यान से देखिए। राज्य का टोटल फर्टिलिटी रेट, इसे हम समझेंगे अभी, चिंता मत कीजिएगा, 1.4 है, जो 2.1 के प्रतिस्थापन दर से काफ़ी नीचे है। इसको रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है 2.1। ये क्यों 2.1 है, इसे भी ज़रा हम लोग समझेंगे, जिससे बढ़ती उम्र की आबादी और सिकुड़ते कार्यबल को लेकर के चिंताएं पैदा हो रही है आंध्र प्रदेश में। और इसी कारण से ऐसा किया गया है कि भैया पॉपुलेशन को हमें थोड़ा सा इंक्रीज भी करना पड़ेगा, क्योंकि फर्टिलिटी रेट 1.4 आ गया, यानी कि बहुत ही कम हो गया। ये तो नए युवा आबादी तो कुछ साल बाद बंद ही हो जाएंगे, इस तरह का फर्टिलिटी रेट आ गया है। ठीक, सिक्किम में भारत का सबसे कम प्रजनन दर है। सिक्किम से क्या सीख सकते हैं? प्रति महिला लगभग 1.1 ही है, जिसकी तुलना में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाले समाजों से की जा सकती है। सिक्किम का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.1 ही है, जो वर्ल्ड के, यानी कि यूरोप में आप नॉर्डिक कंट्रीज जाएंगे, नॉर्वे, स्वीडन इत्यादि जगहों पर, तो वहाँ पर इस प्रकार के फर्टिलिटी रेट पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को पैदा करने की कल्चर ही ख़त्म हो गया। जैसे बहुत कम बच्चे पैदा करते हैं, वहाँ पर सरकार बच्चे पैदा करने पर ढेर सारे पुरस्कार और ढेर सारे सहूलियत देती है, लेकिन लोग फिर भी नहीं करते हैं। तो 1.1 है सिक्किम का। तो सिक्किम ने कैसे मैनेज किया, जरा ध्यान से देखिए सिक्किम का क्या क्या पॉलिसी रही। 2022 के आसपास राज्य ने व्यापक प्रोत्साहन शुरू किए। सरकारी कर्मचारियों के लिए दूसरे बच्चे पर 1 वेतन वृद्धि, तीसरे बच्चे पर 2 वेतन वृद्धि, यानी कि बाकी जगहों पर, बिहार जैसे जगहों पर अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो अगर आप ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो सरकार आप पर रोक लगाती है कि भाई ऐसा मत करो। लेकिन सिक्किम ने कहा कि अगर आप बच्चे पैदा करेंगे तो 1 वेतन वृद्धि, दूसरे बच्चे पर दूसरा वेतन वृद्धि आपको, तीसरे बच्चे पर तीसरी बार वेतन वृद्धि आपको मिलेगा। यानी कि सेकेंड एंड थर्ड चाइल्ड जो है, इसको लेकर के प्रमोट किया जा रहा है। मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर के 1 वर्ष कर दिया गया है। पितृत्व अवकाश शुरू किया गया है और महिला सरकारी कर्मचारियों को राज्य द्वारा वित्त पोषित चाइल्ड केयर अटेंडेंट की पेशकश भी की गई है। राज्य आपके बच्चे के लिए जो मेड है, बच्चे के लिए जो केयर टेकर होते हैं, वो आपको ला करके देगा। ठीक है, उसके पैसे देगा आपसे। 1 साल का आपको अवकाश मिलेगा। माताओं को, पिताओं को भी अवकाश देना शुरू किया है उसने। तो ये सब कुछ क्या है, पॉलिसी है कि किस प्रकार से पॉपुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। निजी क्षेत्र के लिए माताओं को दूसरे बच्चों के बाद 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपये प्रति माह और तीसरे बच्चे के बाद 10,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया। अगर आप निजी हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करें सिक्किम में, और अगर आपने सेकेंड एंड थर्ड चाइल्ड किया तो सेकेंड चाइल्ड के बाद 5,000 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा और थर्ड चाइल्ड के बाद 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा।
अच्छी बात है बिहार में इस तरह की योजनाएं नहीं हैं, नहीं तो पूरा दुनिया हम ही मतलब भर देते बिहारियों से। वात्सल्य योजना के तहत सरकार ने प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण करने में असमर्थ जोड़ों के लिए 2 IVF चक्रों तक का वित्त पोषण भी किया, यानी कि सरकार आपको IVF करने के लिए भी पैसे प्रदान करती है सिक्किम में। तो इन्होंने कहा है कि सिक्किम से आंध्र प्रदेश सरकार को सीखना चाहिए कि किस प्रकार से पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करके पॉपुलेशन को मैनेज किया जाता है। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कंट्रोल शब्द में एंड मैनेज शब्द में, ठीक है, इसे हम लोग देखेंगे। इसका परिणाम क्या हुआ? इन व्यापक वित्तीय प्रोत्साहन और चाइल्ड केयर की सहायता के बावजूद सिक्किम की प्रजनन दर बेहद कम बनी हुई है, जो अपेक्षित बेबी बूम जन्म दर में उछाल साकार नहीं हो पाया है अभी तक। ठीक, ग्लोबल फेल्योर एंड वैश्विक विफलता और आंशिक सफलताएं, पार्शियल सक्सेस। सिंगापुर का TFR 1 है, दक्षिण कोरिया का 0.7 है, ने बेबी बोनस और आवास सहायता में भारी सार्वजनिक संसाधन निवेश किए, फिर भी प्रजनन दर गिर ही रही है। यहाँ तक कि चीन ने भी अपनी वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी जो थी, उसकी एक बच्चे की नीति जो थी, 1 चाइल्ड की पॉलिसी, उसको छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वहाँ पर इस चीज़ में बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है। हंगरी को आंशिक सफलता के रूप में उद्धृत किया जाता है, जिनकी आक्रामक परिवार समर्थक नीतियों के कारण से प्रजनन दर 1.23 से बढ़कर के 1.55 हो गया है। हंगरी में थोड़ी बहुत सफलता जरूर मिली, लेकिन वहाँ पर भी 2 के नीचे ही बना हुआ है। रिप्लेसमेंट रेट जो होता है 2.1 का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है ये ऐसी नीति सरकार को अपनानी पड़ रही है पूरी दुनिया में ही। ख़ासतौर से उत्तर भारत के प्लेन को अगर आप छोड़ दें, नॉर्थ इंडिया का प्लेन जो है, यहाँ पर फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा होते हैं सामान्य तौर पर, तो उसको अगर छोड़ दें तो उसके अलावा पूरे दुनिया में ही लगभग में आपको पॉपुलेशन में कमी देखने को मिल रही है। ओके, मूल कारण और निष्कर्ष क्या है? प्रजनन दर में गिरावट गहरे संरचनात्मक परिवर्तन से प्रेरित हैं। महिलाओं का देर से विवाह करना, लंबे कैरियर को आगे बढ़ाना, शहरी जीवन शैली, शिक्षा, चाइल्ड केयर की बढ़ती लागत और पालन पोषण का बढ़ते लागत के कारण से अनिच्छा लोगों में पैदा हो रही है। एक ही बच्चे लोग पैदा कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा कारण यही है। ओके, लेकिन फिर आप बोलोगे कि नॉर्डिक कंट्रीज़ जो है वहाँ पर तो सब कुछ फ्री है, स्कूल फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है, फिर भी वहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो पता नहीं उसके पीछे क्या कारण है। अभी भी इस कारणों को संशोधन ही हो रहा है, कुछ भी इस पर निकला नहीं है क्रक्स की वाकई क्या कारण है, क्यों बच्चे कम पैदा कर रहे हैं लोग। मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कारण हो सकता है। आज के ज़माने में लोग फ्री रहना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं, तो इसलिए बच्चा जो होता है, कोई भी एक पेड़ भी आप लगाओ गमले में, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको आपको केयर करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग स्वतंत्र रहने के कारण से चाइल्ड पॉलिसी सरकारों को लाना पड़ रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट इतना ज़्यादा कम हो गया है, उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है। मॉडर्न लाइफ स्टाइल जिसमें लोग स्वतंत्र रहना चाहते, बंधना नहीं चाहते किसी चीज़ से, ये एक सबसे बड़ा कारण में से एक है। नहीं तो अगर केवल खर्च होता तो नॉर्डिक कंट्रीज़ में हेल्थ केयर, फूड, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, स्कूल 100% फ्री होता है अप्रॉक्स, तो वहाँ पर ऐसी परिस्थिति नहीं बनती। दुनिया में एक बच्चे को लाने का निर्णय परिवार के आर्थिक भविष्य और सामाजिक स्थिरता में उनके विश्वास को दर्शाता है, जिसे सरकारों द्वारा आसानी से खरीदा नहीं जा सकता है। लोगों को लगता है क्या पैदा करना, इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है, अलग अलग कारण हो सकते हैं। अब जरा आते हैं मुख्य मुद्दे पर जिसके बारे में सवाल पूछा गया है प्रीलिम एग्जाम में। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? कुल प्रजनन दर का अर्थ है एक महिला अपने संपूर्ण प्रजनन काल, सामान्य तौर पर 45 से 49 मेनोपॉज से ठीक पहले तक औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, यदि वह उस समय के वर्तमान जन्म दर के अनुसार जीवन व्यतीत करती हैं तो इसी को कहा जाता है 15 से 49 के बीच में जितने बच्चों को जन्म देती है, इसे ही कहा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट। ये अगर 2.1 है तो सही है, 2 से कम है तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है, सरकार को उसे मैनेज करना पड़ जाता है। प्रतिस्थापन स्तर क्या होता है? व्हाट इज़ द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होता है? जनसंख्या के अध्ययन में एक जादुई आंकड़ा होता है 2.1, इसे कहा जाता है रिप्लेसमेंट लेवल। यह वह दर है जिस पर कोई आबादी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में खुद को बिल्कुल सही ढंग से रिप्लेस करती है, जिससे जनसंख्या ना तो बढ़ती है और न ही घटती है, इसीलिए इसे रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है, 2.1 कहा जाता है। अब जरा इसे समझ, 2 का मतलब क्या होगा? इसमें 2.1 ही क्यों? इसमें 2 माता पिता, एक पुरुष और एक महिला, 2 बच्चे पैदा किए तो चांसेस है कि एक मेल हो सकता है और एक फीमेल हो सकता है। 2 अपने किया,
तो ये तो वर्तमान जो जनसंख्या है उसमें अगर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई तो उसे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे करके अगर 2 पर रखा जाए तो भी आबादी धीरे 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 करके कम होने लग जाएगी। इसलिए 2.1 रखा जाता है। 2.1 इसलिए रखा जाता है कि फर्टिलिटी रेट में कुछ बच्चों की मौत हो जाए, कुछ बच्चे पूरा जीवन ना जी पाएँ, कुछ बच्चे प्रजनन के दौर में पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो जाए, यानी 15 से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाए, या फिर कोई भी और ऐसा कारण जिसके कारण से फर्टिलिटी में वो नहीं प्रवेश कर पाएँ, तो ऐसे बच्चों को रिप्लेस करने के लिए 2.1 रखा जाता है। अतिरिक्त 0.1 उस कमी को पूरा करने के लिए जहां कुछ बच्चे, विशेषकर लड़कियां, अपनी प्रजनन आयु तक पहुंचने से पहले मृत्यु का शिकार हो जाएं, या जन्म के समय लिंगानुपात में असंतुलन पैदा हो जाए। मान लीजिए दोनों लड़कियां ही पैदा हो गई, दोनों लड़के ही पैदा हो गए, तो फिर ऐसे इम्बैलेंस को सही करने के लिए 2.1 रखा जाता है, न कि 2 रखा जाता है। 2.1 जो है यह रिप्लेसमेंट लेवल होता है। यह सारे प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछा जाएगा, इसे ज़रूर ही याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि जनसंख्या नियंत्रण एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में क्या अंतर होता है। कंट्रोल एक एकात्मक क्या है, तो उद्देश्य जन्म दर को कम करना, जनसंख्या कुल वृद्धि को रोकना या सीमित करना होता है। यह एक क्वांटिटिव यानी कि मात्रात्मक और संकीर्ण विचारधारा होता है, संकीर्ण पॉलिसी होती है, जिसमें हम केवल और केवल बर्थ रेट को कम करने पर ही ध्यान देते हैं, न कि कंट्रोल करने पर। हम किसी भी प्रकार से रिस्ट्रिक्शन लगा करके बस कम कर देना चाहते हैं। जैसे आपका प्रमोशन रोक देंगे, जैसे 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा किया तो आपको जेल दे दिया जाएगा, आपको नौकरी से हटा दी जाएगी। तो ये क्या है, कम करने का, कंट्रोल कर रहा है कोई, बैठ करके नियम कानून कठोर बना करके कंट्रोल कर रहा है। तो इसी को कहा जाता है, क्या कहा, पॉपुलेशन कंट्रोल कहा जाता है। नीतिगत उपकरण होता है परिवार नियोजन, नसबंदी अभियान, हम दो हमारे दो का प्रचार इत्यादि जो होता है, ये सब के सब कंट्रोल होता है। आंध्र प्रदेश 1990 से 2000 के दशक में आंध्र प्रदेश ने सख्त जनसंख्या नियंत्रण नीति अपनाई थी, जिसके कारण से वहाँ पर फर्टिलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। वहीं पर पॉपुलेशन मैनेजमेंट क्या होता है, तो यह थोड़ा सा व्यापक और ज़्यादा विस्तारित नज़रिया होता है, दृष्टिकोण होता है। इसका उद्देश्य केवल जनसंख्या को कम करना नहीं, बल्कि जनसांख्यिकी संरचना, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को संतुलित करना होता है, उसे बैलेंस करना होता है, न कि कठोर नीतियाँ बना करके रोकना होता है। इसमें कार्यबल, वर्कफोर्स, आश्रितों, बच्चे और बुजुर्ग और संसाधनों के बीच एक आदर्श बैलेंस बनाया जाता है, कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। जिस प्रकार जो नीतियाँ आपको मैंने पहले ही बताई है कि भाई बच्चे पैदा करो, फर्टिलिटी रेट को 2.1 पर लाना है, डायरेक्ट नहीं कि बच्चे पैदा करो नहीं तो आपको हम नौकरी से हटा देंगे, कंट्रोल वाला ये हो गया। दूसरा क्या होता है मैनेजमेंट में, कि प्रोत्साहन किया जाता है, प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हम आपको पैसे देंगे, हम आपको हेल्थ केयर की सुविधाएं देंगे, हम आपको नौकरी देंगे, आवास देंगे, आप बच्चे पैदा कीजिए। तो इसे क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट कहा जाता है, जहां पर लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, न कि कंट्रोल किया जाता है। नीतिगत उपकरण जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, प्रवासन नीतियाँ, आवश्यकता पड़ने पर जनधन को बढ़ाने के लिए नीतियाँ, ये सब इसमें शामिल होता है। आंध्र प्रदेश का वर्तमान में आंध्र प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण से आगे बढ़ करके जनसंख्या प्रबंधन के चरण में आ गया है, क्योंकि राज्य का जो फर्टिलिटी रेट है 1.4 पर आ गया है, जिसे बढ़ा करके 2.1 करना है सरकार को। इसलिए कई सारे प्रकार की वहाँ पर नीतियाँ लागू की जा रही है, इसे ज़रूर ही याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपोजिशन जो है वो इम्पीचमेंट ला रही है किनके लिए, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हमारे ज्ञानेश कुमार जी हैं, साझा करनी चाहिए क्या, इनका नाम है। तो संयुक्त विपक्ष ने सोमवार को कहा है कि हम इम्पीचमेंट लाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध, और ये हिस्टोरिक है, सवाल पूछा जा सकता है। इससे पहले अपोजिशन ने यह भी कहा था कि हम ओम बिरला जी जो हैं स्पीकर महोदय, उनके खिलाफ भी हम ला सकते हैं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये थोड़ा सा कंसर्न हो गया है, भले ही ये जीते ना, लेकिन सांकेतिक रूप से इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। संवैधानिक जनादेश, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(1) संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण क्या बोला गया है, तो डायरेक्शन, कंट्रोल एंड सुपरिंटेंडेंस की शक्ति चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन को सौंपा गया है। किन किन चीज़ों के अधीक्षण, देखरेख, निर्देशन एंड नियंत्रण। अनुच्छेद 324(2) के अनुसार चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती। वर्तमान में
3 लोग होते हैं, तीनों की ही शक्तियां बराबर होती है, कुछ भी अलग नहीं होता है। समान में प्रथम की अवधारणा है, इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। क्या बोला मैंने? समान में कोई 3 आदमी समान है लेकिन किसी एक को पहला नंबर दे दिया, बस यही है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों में अंतर। उसके अलावा कोई विशेष अंतर इनमें है नहीं शक्तियों में। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या है? संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और सुनिश्चित करने के लिए सीईसी को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। संवैधानिक आयोग है भाई, इसलिए कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। इन्हें ऑटोनोमस बनाया गया है ऑलमोस्ट। अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से केवल उसी रीति मैनर से और उन्हीं आधारों ग्राउंड्स पर हटाया जा सकता है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय होते हैं उनको हटाने के लिए जो जो ग्राउंड्स बनाए गए हैं वही ग्राउंड्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए भी बनाया गया है। सेम लाइन आपके एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बना करके दिया जा सकता है, वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की जगह पर हाई कोर्ट लिख देगा, उच्च न्यायालय लिख देगा और आप गलत करके आ जाएंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए। उनको हटाने की प्रक्रिया में वही मैनर और वही ग्राउंड्स लगाए गए हैं जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, ऐसे ही लाइन बाय लाइन याद रखिएगा। हटाने का आधार संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत केवल 2 आधारों पर हटाया जाता है, साबित कदाचार एंड असमर्थता। क्या मिसबिहेवियर अगर प्रूव्ड हो जाए, प्रूव्ड, और इनकैपेसिटी यानी कि इनकी असमर्थता है, काम करने में समर्थ नहीं है। संवैधानिक शब्द होता है, ध्यान दें कि संविधान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर या न्यायाधीशों के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति महोदय के लिए उपयोग किया जाता है। उसके अलावा किसी के लिए भी महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। कहा जाता है बोलचाल में महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ठीक, शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। संविधान में यह केवल राष्ट्रपति 61 के लिए आरक्षित है। सीईसी के लिए हटाना, रिमूवल शब्द का प्रयोग होता है। हालांकि आम बोलचाल में महाभियोग कह देते हैं हम। कहना भी हो तो कभी भी ये मत कहिए महाभियोग, कहिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया। क्लियर हो गया आपको? हटाने के चरण जरा पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत होती है, ये चरण दर चरण प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के द्वारा शासित होती है। प्रस्तावना की शुरुआत, निष्कासन प्रस्ताव पर लोकसभा कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा कम से कम 50 सदस्य, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए होता है सेम। ठीक। स्वीकृति, यह प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को सौंपा जाता है। वो इसे स्वीकार करेंगे या अस्वीकार कर सकते हैं। अस्वीकार कर देंगे तो वहीं प्रस्ताव खत्म, अस्वीकार कर लेंगे तो फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्यसभा के 50 मेंबर चाहिए जो बोले कि हाँ भाई लाना है, और लोकसभा के 100 मेंबर्स चाहिए जो बोले कि हाँ लाना है। प्रस्ताव लाने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। अब 3 सदस्य एक कमेटी बनेगा जो जांच करेगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था ना प्रूव्ड मिसबिहेवियर, तो प्रूव्ड कौन करेगा? तो ये समिति जांच करती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जज, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होंगे। वो इसकी जांच करेंगे। विशेष बहुमत, यह समिति सीसी को दोषी पाती है तो संसद के दोनों सदनों को इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत अर्थात 66%, हाँ 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों कम से कम 2/3 2/3 यानी कि 66% लोग जो हैं वो वोटिंग करेंगे, तब जाके यह पास हो पाएगा। फिर राष्ट्रपति जी आदेश देंगे कि हाँ भाई हट जाओ, और वो हट जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया है। ये आपको ऐसे ही लाइन बाय लाइन याद रखना है, क्योंकि प्रक्रिया में से सवाल, कठिन सवाल जो बनते हैं आयोगों में से, चाहे वो यूपीएससी हो, आइदर वो सीएससी हो या फाइनेंस कमीशन हो या कोई और हो, तो लाने की प्रक्रिया और हटाने की प्रक्रिया, यही सबसे ज़्यादा कठिन सवाल इनसे बनते हैं। बाकी तो इनकी आयु 65 वर्ष या 63 वर्ष, 62 वर्ष, 5 साल, 6 साल, 2 साल ये होता है। तो ये कोई कठिन सवाल थोड़ी नहीं बनेंगे उससे। कठिन सवाल इसी प्रोसेस से बनते हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है बंधुओं। सीसी बनाम अन्य चुनाव आयुक्त
देखिए क्या है, सुरक्षा में अंतर। सीसी को सुप्रीम कोर्ट के जज के समान सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन अन्य दो चुनाव आयुक्त तो क्षेत्रीय आयुक्तों केवल सीसी के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से नहीं। एक लाइन ये जरूर याद रखिएगा, शक्तियों में तो इनको समानता दी गई, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में थोड़ा सा अलग है इनका, तो ये जरूर आप याद रखिएगा। क्या कभी किसी सीसी को हटाया गया है? भारत के इतिहास में आज तक किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को अभियोग लगा करके नहीं हटाया गया है। वर्तमान में टीएमसी और अन्य ने बोला है कि हम हटाएंगे। नवीन चावला विवाद 2009 इतिहास में एक दिलचस्प 2009 में हुआ था, जब तात्कालिक सीसी एन गोपाल स्वामी ने अपने ही साथी चुनाव आयुक्त नवीन चावला को पक्षपात के आरोप में हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी थी। हालांकि राष्ट्रपति ने उस सिफारिश को खारिज कर दिया था, तो इसे जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की मामला जरूर आया है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मामला नहीं आया है। ओके, और हटाने की प्रक्रिया में अंतर है, बाकी शक्तियां जो होती हैं वो अप्रॉक्स सेम ही होती हैं तीनों की, तो ये भी याद रखिएगा। 3 लोगों की संस्था इसलिए बनाया गया ताकि एक किसी का बोलवाला ना हो, तानाशाही ना हो, इसीलिए 3 लोग बैठते हैं। नहीं तो भारत के इतिहास में ये संख्या बदला है और कई बार बढ़ा घटा भी है, तो ये भी याद रख सकते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्टॉप इट्स एआई बेस्ड जो इसका अलर्ट सिस्टम था, जिसको अनावरण नाम दिया गया था, उसको बंद कर दिया गया है। अनावरण को याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक केंद्र सरकार का संगठन है जो भारत की वन संपदा के मूल्यांकन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। एफएसआई ने पाक्षिक अलर्ट हर 15 दिन में जारी करना बंद कर दिया है, जिसके माध्यम से वह 2 साल से अधिक समय से रियल टाइम करीब वनों की कटाई की गतिविधि पर नज़र रख रहा था। यानी कि रियल टाइम में अभी कोई फॉरेस्ट कटा है तो तुरंत अलर्ट भेज देगा राज्य सरकार को कि यहाँ पर जंगल कम हो रहे हैं आपके। कितना बढ़िया सिस्टम था, लेकिन उसे बंद कर दिया गया है। एफएसआई के अनावरण डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम का डेटा नवंबर 2025 अपडेट नहीं किया गया है। सक्रिय निगरानी इस जनवरी में रोक दिया गया है। अनावरण सिस्टम क्या है? तो यह पोर्टल जनवरी 2024 में चालू हुआ था। यह एफएसआई को वनों की कटाई पर राज्य सरकारों को लोकेशन अलर्ट जारी करने में सक्षम बनाने के लिए सैटेलाइट डेटा और मशीन लर्निंग का उपयोग कर रहा था, ताकि लक्षित फील्ड निरीक्षण किया जा सके। जैसे कोई फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर आपने फॉरेस्ट काटा, तो रियल टाइम में सरकार को, राज्य सरकार को लोकेशन और वो एरिया के बारे में जानकारी दे देता था। ये मशीन लर्निंग और एआई और सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके, कितना एडवांस सिस्टम था ये, लेकिन इसे बंद कर दिया गया है। नवंबर के बाद से कोई अपडेट नहीं हो रहा है। प्लेटफॉर्म और सैटेलाइट, यह सिस्टम गूगल अर्थ इंजन प्लेटफॉर्म पर आधारित था और सेंटिनल-2 सैटेलाइट इमेजनरी का उपयोग करके इनपुट डेटा के रूप में यह काम कर रहा था। बादलों और मानसून में निगरानी, मानसून और बादलों के मौसम के दौरान निरंतर निगरानी के लिए इसे सेंटिनल-1 सिंथेटिक अपर्चर रडार डेटा के साथ एकीकृत किया गया था, इंटीग्रेट किया गया था, और बादल और मानसून के सीजन में भी, बारिश के मौसम में भी यह अलर्ट भेज सकता था। कई सारे इसने अलर्ट भी भेजे अलग अलग राज्यों को। सिस्टम को क्यों रोका गया है? तो एफएसआई के संयुक्त निदेशक शिवानी डोगरा के अनुसार अनावरण केवल एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा था, इसीलिए इसे रोक दिया गया। इसको कभी भी आधिकारिक तौर पर लॉन्च ही नहीं किया गया। कैसे लॉन्च कर देंगे? ये जो फॉरेस्ट माफिया काम करते हैं, उनका घर कैसे चलेगा फिर? इसी प्रकार से अगर सैंड के लिए लाया जाए तो नदियों में जो सैंड निकाल लिया जाता है, अब तो हम कर सकते हैं, रियल टाइम निगरानी कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, भूमाफिया जिसे कहा जाता है। तो इसी के कारण से इसे रोक दिया गया। इन्होंने बोला कि ये पायलट प्रोजेक्ट था, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट में जब इतना शानदार रिजल्ट आपको मिल रहा था, अलग अलग राज्यों का इतने अलर्ट आपने भेजे हैं, तो आपने इसको आगे क्यों नहीं किया? इसको आधिकारिक रूप से लॉन्च क्यों नहीं किया गया? सोचने वाली बातें हैं ये। वैश्विक तुलना, टेरा-1 बनाम अनावरण। टेरा-1 या ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच द्वारा वित्त पोषित लैटिन अमेरिका देश पेरू ने 2014 में शुरू किया था। एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है, 250 मीटर स्थानिक रिजोल्यूशन पर अलर्ट दे देती है, यानी कि 250 मीटर जैसे छोटे एरिया में भी अगर वनों की कटाई होती है तो उसका भी अलर्ट दे देती है। यह पेरू में काम करता है। एफएसआई के एक पूर्व अधिकारी ने अनावरण को टेरा-1 का भारत का जवाब बताया। अनावरण कहीं अधिक उन्नत था क्योंकि यह 10 से 20 मीटर, यानी कि गार्डन एरिया जो होता है ना बड़े से घर के सामने, वो भी 10-20 मीटर का होता है। उतने बड़े एरिया में भी अगर जंगल का एरिया है, सरकार का अधिकारित फॉरेस्ट एरिया, उसमें अगर कटाई होती है तो उसका भी ये अलर्ट दे सकता था। इतना एडवांस सिस्टम था ये।
लेकिन इसे लॉन्च नहीं किया गया, आगे नहीं किया गया है। शायद सरकार कर दे, देखिए क्या होता है, क्योंकि यह 10 से 20 मीटर की उच्च स्थानिक रिजोल्यूशन पर काम करता था, जिससे यह फिनर स्केल पर रियल टाइम इनपुट दे पाता था, मतलब कि तुरंत। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये सिस्टम को बंद कर दिया गया है। FSI का वन अग्नि पोर्टल अब सचेत पोर्टल पर आग लगने से पहले के अलर्ट सहित निगरानी के लिए कई विकल्प प्रदान करता है। तो फॉरेस्ट की आग के लिए भी एक पोर्टल है, उसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक छोटा सा, KM पन्नीकर साहब थे, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन माना जाता है इनको, लेफ्ट विंग का हिस्टोरियन है। इनकी डेथ हो गई है, हिस्टोरियन थे, तिरुवनंतपुरम में रहते थे, वहीं पर इनका डेथ हो गया, बीमारी कई सारी हो गई थी, एज 90 हो गया था। देखिए क्या है, 90 वर्ष की आयु में तिरुवनंतपुरम केरल में इनका निधन हो गया। KN पन्नीकर इनका नाम है। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा UPSC में तो KN पन्नीकर, रामशरण शर्मा और भी कई सारे लोग जो हैं उनके अलग अलग व्यूज़ आपने पढ़े होंगे। रोमिला थापर, तो कुछ मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट जो हिस्टोरियन हैं उनमें से प्रमुख थे KN पन्नीकर। उन्होंने JNU के में दशकों तक आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ा है। वे केरल के श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति और केरल के ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनके एक किताब का भी नाम बता दूंगा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ये मार्क्सवादी थे। पूरे इतिहास को इन्होंने क्लास रिलेशंस, वर्ग संबंध एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सामाजिक संघर्ष के आधार पर ही देखा इन्होंने, यानी गरीब अमीर की लड़ाई पर ही पूरे इतिहास को देखा इन्होंने। मोपला विद्रोह पर इनका विचार बहुत चर्चित नहीं, बहुत विवादित रहा था, ठीक है। उनका सबसे चर्चित काम मालाबार के मोपला विद्रोह पर था। उन्होंने इसे विशुद्ध रूप से एक सांप्रदायिक घटना के बजाय एक वर्ग संघर्ष, जमींदार बनाम किसानों के संघर्ष के रूप में व्याख्यात किया, जिसे बाद में सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। मोपला आपको पता है शुरू हुआ था किसान आंदोलन के रूप में, लेकिन बाद में वहाँ के मुस्लिमों ने वहाँ के बड़े बड़े हिंदू जमींदारों को काट दिया था, मार दिया था, ख़त्म ही कर दिया था ऑलमोस्ट। तो इसको इन्होंने सांप्रदायिक कहने की जगह पर कहा था कि ये वर्ग संघर्ष है, बुजुर्गा वर्ग जो है वो संघर्ष कर रहा है। तो इस प्रकार के इनके विचार थे, ठीक है। आदमी के विचार कुछ भी हों, रिस्पेक्ट हमेशा ही करना चाहिए। तो इनकी डेथ हो गई है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन इनके किताब का नाम जरा पढ़ लेते हैं जहाँ से आपसे सवाल पूछा जाएगा। अगेंस्ट लॉर्ड एंड स्टेट, रिलीजन एंड पीजेंट अपराइजिंग इन मालाबार, ठीक है, कल्चर एंड कॉन्सेशन इन मॉडर्न इंडिया। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, इन दोनों किताबों के बारे में आपसे प्रीलिम में सवाल पूछेगा, फिर आप बोलेंगे कहाँ से पूछ लेता है, पता ही नहीं चलता है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आज के वीडियो में जितने हमने टॉपिक किए सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। पहला टॉपिक काफ़ी डिटेल मैंने पढ़ाया है और आपसे पूछ भी सकता है कि भारत की जनसंख्या जो है वो हमें 140 करोड़ आज दिखती है, लेकिन जितने भी ट्रेंड एनालिसिस आते उस सब में कहा गया है कि भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। ख़ासतौर से दक्षिण के राज्य और नॉर्थ ईस्ट के राज्य में बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। इसके संदर्भ में अलग अलग राज्यों की पॉलिसीज़ जो हैं उसे आपको पढ़ना चाहिए, उसे उपयोग कर सकते हैं केस स्टडी के तौर पर। राज्य की पॉलिसी को आप लिख सकते हैं और रेफरेंस के तौर पर भी। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।